हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चलिए आज हम बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। तो थॉट ऑफ द डे है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू नॉकिंग दैट द ओल्ड डोर दैट डज नॉट ओपन फॉर मी। मतलब हमको पुराना डोर नहीं खटखटाना है जो कि हमारे लिए खुलता ही नहीं। हमको नया अपना डोर बनाना है और उस पर चलते जाना है। मतलब हमको नए रास्ते बनाने हैं। बात करते हैं एटम्स की। तो आप जानते हैं एटम्स बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की। ये एटम्स से मिलके ही हमारा जो है एलिमेंट बनता है ना। एक तरह का जैसे ईंट से मिलके हमारी बिल्डिंग बनती है, वैसे एटम से मिल करके हमारे जो है बड़े बड़े मैटर वगैरह बनते हैं। एटम्स में 3 चीज़ें होती हैं। प्रोटॉन होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस वगैरह भी होता है। तो उसमें देखिए प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि हम सेंटर में पाए जाते हैं, है ना। न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बीच, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दूसरा आप हमारा न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल होता है, जो कि आल्सो लोकेटेड, ये भी हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रली चार्ज होता है ना। ये न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है वो एटम्स के मास में, बट केमिकल बिहेवियर में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इलेक्ट्रॉन क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि ऑर्बिट में होते हैं हमारे, है ना। एक इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन सेल्स। इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं हम अरेंजमेंट कैसा होता है इनका। तो आप जानते हैं अरेंजमेंट काफ़ी, इनके अरेंजमेंट की वजह से हमें इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। तो आप ये भी जानते हैं कि एटम जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स से पूरे जो है मैटर, हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सारे के सारे हमारे अराउंड अस होते हैं। एटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपने पढ़ा ही होगा, स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, केवल आप रिवाइज करते चलिए। एटम का स्माइल जो साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है ना। और इसका जो है आप समझिए कि इनके साइज़ का जो फाउंडेशन होता है ये केमिस्ट्री में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमको, जिससे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि अलग अलग तरह के जो मैटर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो हम एटम के साइज़ और एटम की जब से जानकारी हुई तब से चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा अच्छे से पता चला है। देखिए बच्चों, मॉडर्न साइंस को डेवलप हुए 200 से 250 साल हो गए, लेकिन जो एटम से जुड़ी जानकारी है ये 100 साल पहले ही डेवलप हुई अप्रॉक्सीमेटली। और उससे पहले जो वैज्ञानिक होते थे वो पानी के मास हो गया, गैस के वॉल्यूम से ही अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये भी डेवलप हुआ है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसमें आपका जो होता है, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ऑलवेज, मतलब इसमें क्या होता है, हमेशा एक फिक्स रेशियो में चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि अभी आगे आपको हम बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो इसमें पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जो हमारे जो होते हैं। और देखिए आपके सामने हमने एक, आप चार्ट में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ए प्योर केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन ए सेम एलिमेंट्स ऑफ रेशियो ऑफ मासेस। द लॉ प्रोवाइडेड द क्रूशियल रोल ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर व्हिच सजेस्टेड दैट द मैटर आर कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल एटम्स एंड ईच विथ ए स्पेसिफिक मास, है ना। तो ये ऐसा है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन मीन्स ये होता है बेटा कि हम चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ का जो मास होगा हमेशा इक्वल होगा। ये 3 तरह के होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तीसरा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन रिमेंस कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब इसमें ये कंजर्वेशन ऑफ मास हमसे ये बोलता है कि कभी भी जो भी रिएक्शन होता है तो पहले और बाद में हमेशा जो मास होता है वो इक्वल होता है। पहला ला ये होता है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है ना। CH4 आपका है और ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है और वाटर बनाता है। तो दोनों तरफ देखिए आप मासेस इक्वल हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करें तो ये इसकी अगर की पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें जो इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है ना। दूसरी बात होती है कि जैसे आप एग्जांपल आप इसकी देखते जाइए कि वाटर हो गया, है ना। तो वाटर में हमेशा जो होता है आपका 1:8 की रेशियो में ही हमेशा वाटर होगा, चाहे वो नाली का हो, चाहे आप पीने का हो, चाहे जो भी हो। मॉडर्न केमिस्ट्री में बेटा आप ये जानते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप बात करते हैं सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 19वीं सेंचुरी में आया है।
और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहते इसमें जो मास होता है हमेशा फिक्स होता है तथा दूसरे मतलब एक का मास फिक्स होता है, दूसरे का मास चेंज होता रहता है एक होल नंबर में। ये लॉ मतलब वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे दो एलिमेंट बेटा कंबाइन करके एक मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, तो वहाँ पे ये लॉ अप्लाई होता है। आप एग्जांपल आपके सामने हैं, आप देखते जाइए, है ना। जैसे H2O2 है, H2O है तो H2O2 देखिए H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं, और H2O2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन वहाँ भी होता है लेकिन 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाता है। तो रेशियो 16 × 32 का होता है, उसको कट करके देखेंगे मैथमेटिकली 1:2 का रेशियो बनेगा। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। चलिए क्लास में आज बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। काफ़ी शॉर्ट में हम आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करते चलते हैं, ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।